हेलो स्टूडेंट्स। अभी करंट का जो सिचुएशन चल रहा है वो ना केवल बिजनेसेस के लिए, ना केवल उन लोगों के लिए जो जॉब में है, बल्कि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्टेड हैं मेरी नज़र में वो हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि जॉब में आपका सैलरी प्रमोशन नहीं होता, फिर भी आप सर्वाइवल कर सकते हैं। बिजनेस में आपको प्रॉफिट्स उतने नहीं होते जितना आप एक्सपेक्टेड थे आपको, फिर भी सर्वाइवल के चांसेस हैं और उससे उनकी कंटिन्यूटी पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। पर स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स के ईयर में या पढ़ाई के फ्लो में कुछ भी गैप आता है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे प्रोफेशनल एग्जाम्स के हैं जो कि अपने अटेम्प्ट्स पर एग्ज़ाम नहीं दे पाए क्योंकि अटेम्प्ट्स कैंसिल हो गए। अब आपको वो चीज़ नहीं समझ में आती बीइंग अ बिजनेसमैन या एज एन एम्प्लॉय, बट अगर आप वो बात स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो उसके लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक है। और ये बात मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ जो एक्चुअल में पढ़े और वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्योंकि टाइम मीन्स अ लॉट। बहुत से प्रोफेशनल कोर्सेज में ये कहा जाता है और मैंने अपने टीचर से भी सुना है कि अगर आप प्रोफेशनल डिग्री को कवर करने में जितना डिले करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि उतने महीने की आप सैलरी या जो भी इनकम आप एक प्रोफेशनल होने के नाते कमा सकते हैं वो आप लूज़ कर रहे हैं। तो बात चल रही थी कि स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स का लॉस सबसे बड़ा है क्योंकि ना वो इधर है ना वो उधर है, और इन सब चीज़ों का उन पे एक मेंटल इम्पैक्ट भी बहुत पड़ता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में विचार करते हुए मेरे मन में एक विचार ये भी आया कि क्यों ना कुछ ऐसा एफर्ट भी किया जाए जिससे कि वो स्टूडेंट्स जो कि घर बैठे हैं, पढ़ना चाहते हैं, अ, अगर ऑनलाइन कोचिंग की तरफ जाते हैं तो महंगी है, और जो सो कॉल्ड फ्री की कोचिंग है अगर वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो या उनके हिसाब से उनको एडजस्टमेंट नहीं हो रही या फिर वो उसको समझने में उनको मुश्किल हो रही है। कुछ भी कह सकते हैं, दोनों तरफ कह सकते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट का समझने का जो एक आप कहें कि तरीका होता है या किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने का तरीका या उसको इंटरप्रेट करने का तरीका, वो इंटायरली डिफरेंट होता है एक दूसरे स्टूडेंट से। तो जब मैं इन्हीं सब बातों को देख रहा था तो मुझे लगा क्यों ना कुछ ऐसा एफर्ट किया जाए जिससे ऐसे स्टूडेंट्स एटलीस्ट कोशिश की जाए कि जिन लोगों तक मेरी बात या जिन बच्चों तक मेरी बात जा सके या जो बच्चे मेरी बात समझ सकें, एटलीस्ट उनका फ़ायदा हो जाए। जिन्हें जिन्हें मेरी बात समझ नहीं आएगी शायद उन्हें किसी और की समझ में आ जाएगी, बट अल्टीमेटली हम सबका कलेक्टिव एफर्ट ये होना चाहिए कि इस समय जितनी जिसकी मदद कर सके हम करें। तो उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैंने अपने कुछ वीडियोज़ में भी कहा था कि मेरा एफर्ट ये रहेगा कि क्लास 11th और 12th, बिकॉज़ ये मेरे सब्जेक्ट्स रहे हैं और पास्ट लाइफ में मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को टीच भी किया है। तो 11th और 12th के लिए अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी मेरा ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मैं आपको आउटपुट डिलीवर कर पाऊँ, सो दैट जिन लोगों के एग्ज़ाम्स हो या जो प्लान कर रहे हैं पढ़ाई को अपने, उनको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिले। और ये टोटली फ्री है, मैं इसके लिए कुछ चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ये सारे लेक्चर्स फ्री रहेंगे आपके लिए। इन एडिशन टू दिस, आपको लेक्चर्स में कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने में कुछ डिफ़िकल्टी है या आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर भी दे दूँगा, व्हाट्सएप नंबर। आप चाहें तो पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हैं, बट आफ्टर 6 PM। तो आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है क्लास 11th की इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स का भी माइक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट द स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स अभी हम नहीं करेंगे। अगर आप बात करें, जैसा ही आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि स्टैटिस्टिक्स, अगर आप इकोनॉमिक्स वाले पार्ट की बात करेंगे तो करीबन 40 मार्क्स कैरी करता है, और सिमिलरली इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स कैरी करता है एंड 20 मार्क्स के प्रोजेक्ट्स हैं। तो इतना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ध्यान से और दिल से मेरे लेक्चर सुनेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सबको मेरा समझ में आ जाएगा, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि मेरी तरह
समझने में स्लो होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हर स्टूडेंट का मेंटल लेवल अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्लो ग्रास्प करते हैं वो परमानेंट ग्रास्प करते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में स्लो ज़रूर जाता है बट वो अगर एक बार ही चला जाए वो परमानेंट होता है, क्योंकि उनकी स्पीड कंपैरिजन टू अदर्स स्लो होती है, तो इसलिए वो उनको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। मुझे जब तक कॉन्सेप्चुअली कोई चीज़ क्लियर ना हो तो मुझे वो दिमाग में बैठती नहीं, चाहे मैं कितना भी रट्टा लगा। तो कुछ लिमिटेशन ज़रूर रहती हैं ऑनलाइन क्लासेस की। अगर हम बात करें कि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको डिलीवर नहीं कर पाऊँगा बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल गैप्स, बट लेटर ऑन मेरी कोशिश रहेगी कि वो चीज़ें भी हम दूर करें। बट कॉन्सेप्ट्स जो होंगे सब्जेक्ट्स के, वो दैट विल मेक श्योर कि आपको वो ऐसा समझ में आ जाए कि आपको फिर एक प्लेन रीडिंग भी करेंगे जो भी टेक्स्ट आप पढ़ें। 12th के लिए मैं अब ये इन कॉन्सेप्ट्स में बाद में आते हैं कि कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। तो इसलिए बस आप कॉन्सेप्ट्स भी अगर अच्छे से समझ गए, उसके बाद मैं अपना नंबर ड्रॉप करूँगा। आप नंबर में मुझे जो चीज़ पूछना चाहें वो पूछें। वो कंसल्टिंग भी फ्री रहेगी, उसके लिए मैं कुछ चार्ज नहीं करूँगा। बट कोशिश ये रहेगी कि आप बच्चे जो देख रहे हैं वो प्लीज़ इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे दोस्त हैं हमारे या बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से आपकी मदद करने की। तो अब टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेना भी सीखें आप। फ़ोन मोबाइल का अगर आप एक बेटर यूज़ करेंगे तो यू नेवर नो कि उसका क्या एडवांटेज। आई हैव सीन स्मॉल चिल्ड्रन जो कि बहुत अच्छा इस टाइम का उपयोग कर रहे हैं। तो ये टाइम बहुत तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा भी और बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको टाइम भी मिल रहा है। तो इसको नेगेटिवली ना लेकर आप एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में इसको लेंगे कि आपके पास सेल्फ स्टडी का बहुत टाइम है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का टाइम है। जो डेली आप अप डाउन में टाइम वेस्ट कर रहे थे वो है। अगर मैं आपको अपनी बात कराऊँ, समझाऊँ तो जब मैं क्लास 11th या 12th में था तो व्हाट स्ट्रैटेजी आई अडॉप्टेड व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, क्योंकि मेरा क्लास 11th में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों था। अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में डाल दिया है। तो हमारे स्कूल में पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था। तो जब मेरे स्कूल में माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा था तो पैरेलली मैंने घर पर मैक्रो अपने आप स्टार्ट कर दिया। नो डाउट थोड़ा शुरू के 3-4 महीने बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आपको जिन सब्जेक्ट्स में आपके 2 पार्ट्स हैं उनमें आपको टाइम तो देना है, पैरेलली आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं। बट उस स्ट्रैटेजी का फ़ायदा ये हुआ कि जब पैरेलली माइक्रो स्कूल में चल रहा था तो मैं स्कूल का पढ़ के उसको रिवाइज़ भी करता था, माइक्रो को भी अच्छे से एब्ज़ॉर्ब करता था, प्लस अपने लेवल पर माइक्रो को भी मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी डिटेल में पढ़ता जा रहा था। बट मेरा टारगेट यही था कि बाय द टाइम मेरी माइक्रो स्कूल में ख़त्म हो, मेरा मैक्रो घर पे ख़त्म हो जाए। और हुआ भी ऐसा, इनफैक्ट मेरा मैक्रो पहले ख़त्म हो गया, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली मैंने जब चीज़ें पढ़नी शुरू करी और क्योंकि कोई ट्यूशन के बिना हमने पढ़ी थी, तो आपको अंडरस्टैंड करने में टाइम ज़रूर लगता है, बट एक बार अंडरस्टैंड हो जाए तो आपके पीछे लॉजिक्स आ जाते हैं। जब लॉजिक्स आ जाते हैं फिर आपको चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आप अगर थोड़ा बहुत भी लिख पाते हैं। तो लिखने की प्रैक्टिस, जो बच्चे लिखने में थोड़ा वीक हैं, मेक श्योर करें कि आप लिखने की प्रैक्टिस आपको आए, आप चीज़ों को इंटरप्रेट कर पाएँ। अगर आपने कुछ चीज़ याद करी उसको आप रिटेन कर पाएँ और उसको एज़ इट इज़ पेपर पे उतार पाएँ, और कैसे आपको फ्रेम करना है ये आपको सीखना पड़ेगा टाइम के साथ। जितना जल्दी सीखेंगे उतना बेनिफिशियल है। तो बाय द टाइम मेरी माइक्रो ख़त्म हुई, स्कूल में मेरी मैक्रो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन जब स्कूल में मैक्रो स्टार्ट हुई तो लकीली वो मेरे लिए रिवीजन थी, क्योंकि मेरा स्कूल में मैक्रो अभी स्टार्ट हुआ और मैं मैक्रो पहले कर चुका हूँ। तो कुछ कॉन्सेप्ट अगर मेरे रह गए थे वो मेरे टीचर से क्लियर होते गए स्कूल में, और जब मैक्रो चल रहा था मैं घर पे माइक्रो रिवाइज कर रहा था। हाउएवर टेस्ट में और रेगुलर मैम जब रिवीजन कराती थी स्कूल में तो मेरा माइक्रो वैसे भी रिवाइज हो रहा था, बट मेरी सेकंड रिवीजन हो गई। तो कुछ इस तरह से इंटरेस्टिंगली प्लान करिए, टाइम बहुत है। आप बिलीव करिए, अगर जैसा मेरा प्लान है अगर हम प्लान कर पाए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी मैं कोई टाइम फ्रेम नहीं देना चाहता क्योंकि अभी स्टार्ट ही करा हमने, बट बहुत पहले हम कोर्स ख़त्म कर सकते हैं। तो अब आपको पढ़ना कैसे है? देखिए, पढ़ने के लिए क्लास 11th में तो मैं रेफ़र करूँगा कि जो आपके टीचर्स बोल रही है वही आप रेफ़र करिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम्स तो है नहीं, आपके टीचर्स ने एग्ज़ाम लेने हैं, तो आप टीचर की प्रैक्टिस फॉलो करिए। हाँ, कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, फिर आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स में आपको डिफरेंस नहीं है। मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं आपसे स्क्रीन पर कोई एक पर्टिकुलर बुक रेफ़र कर पाऊँ, सो दैट आप उसको मेरे साथ ट्रैक पे, एक ही ट्रैक पे हम दोनों हों। बट
उसके लिए कुछ मुझे परमिशन चाहिए, वो उसके लिए मैंने अप्लाई कर रखा है। वंस आई गेट दैट परमिशन तो होपफुली मैं वो भी आपसे शेयर कर पाऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे टेक्स्ट तो नहीं शेयर करूँगा, बट येस मैं आपको लेटर ऑन बता दूंगा कि आप जनरली जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी आप पढ़ने को किसी भी ऑथर से पढ़े, सब में अच्छा ही है, बट एक कोई भी हमें किताब रख लेंगे जिससे हम सारे एक ही पेज पर रह पाए। तो टॉपिक जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज, दैट इज इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11 विच इज इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों सबसे पहले आप जब भी कोई सब्जेक्ट उठाते हैं, देखिए सब्जेक्ट आप उठाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए ये सब्जेक्ट आप पढ़ क्यों रहे हैं और इस सब्जेक्ट की ज़रूरत क्या है। मैं इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ूं और इकोनॉमिक्स की ज़रूरत क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है, या मैं कहूँ इसका एप्लीकेशन क्या होगा। देखिए इकोनॉमिक्स आज एक डिसिप्लिन है, यानी कि एक सब्जेक्ट है, बट ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स हम जिस दिन एक्चुअल में इकोनॉमिक्स आई तभी से पढ़ना स्टार्ट किया। नोइंगली और अननोइंगली हम इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं पढ़ते आ रहे हैं सदियों से। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा कैसे। देखिए ऐसा ऐसे क्योंकि इकोनॉमिक्स अगर आप बहुत सारे डिक्शनरी मीनिंग्स पढ़ेंगे तो उसमें इकोनॉमिक्स दो चीज़ों को रिलेट करता है, रिसोर्सेज को और आपकी वांट्स को, और कैसे उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो पाए इसके बारे में बात करती है इकोनॉमिक्स। तो आपको क्या लगता है, क्या ये चीज़ हमने पहले नहीं पढ़ी होगी, या हमारे पूर्वजों ने क्या ये चीज़ नहीं ध्यान में दी होगी? बिल्कुल दी होगी। क्यों? क्वेश्चन आता है क्यों। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ की अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो ऐसा नहीं है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगी। आप कुछ भी चीज़ उठाएं कहीं ना कहीं आके वो ख़त्म होगी। जितने भी रिसोर्सेज हमारे प्लानट पर हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाकर वो ख़त्म ज़रूर होंगे। यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उतने नहीं हैं जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उतने नहीं है जितने आपको चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप मैनेजमेंट कर रहे हो। तो रिसोर्सेज की जब मैनेजमेंट की बात आती है तो हम उसको कह देते हैं कि ये इकोनॉमिक्स है। तो इसलिए हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं क्योंकि जब ये एक प्रॉपर डिसिप्लिन में आया, डिसिप्लिन कोई भी एक नॉलेज या एक फील्ड ऑफ रिसर्च नॉलेज में कब बनती है, एक डिसिप्लिन में कब कन्वर्ट होती है, जब उस पर बहुत रिसर्च हुई हो, उस पर बहुत सारी थ्योरीज आई हो और वो चीज़ें पब्लिश हो। तो बाय द टाइम, जैसे हमारे टाइम में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में 12th में होता था, बट आज जनरेशन इतनी ग्रो कर गई है या टाइम इतना फास्ट आ गया कि कुछ और कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लास 12th में ऐड हुए हैं और अब उसकी ज़रूरत, या आप सोचिए क्लास 11th का आज का बच्चा हमारे टाइम में क्लास 12th के बच्चे का सब्जेक्ट पढ़ रहा है। तो देखिए मेंटल लेवल में भी बच्चों के कितना फ़र्क आ गया है। आज का क्लास 11 का बच्चा क्लास 12th के सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है जो हमने कभी क्लास 12th में पढ़े थे। आप खुद समझ सकते हैं। तो जैसे जैसे नई नई सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे जैसे इकॉनमी इवॉल्व करती है, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट, रिसर्च और थ्योरीज आती हैं जिसके हिसाब से हमें हमारे ट्रेंड चेंज होते हैं और हमें ज़रूरत पड़ती है उन सब चीज़ों को आगे इम्पार्ट करने की। और वो जब तक आप नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे उसकी वैल्यू नहीं रहती। तो इसलिए इकोनॉमिक्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें ये सीखना है जब हम फ्यूचर लीडर में कन्वर्ट होंगे आगे चलकर। आज आप स्टूडेंट हैं, बट हो सकता है आप में से आगे चल के कोई किसी कंपनी का हेड हो, आगे चल के कोई, हो सकता है आप पेट्रोलियम मिनिस्टर बन जाए, हो सकता है आप डिफेंस मिनिस्टर बन जाए, हो सकता है आप कोई ऐसे विभाग में चले जाएं, कोई ऐसे अधिकारी बन जाए, कि ऐसे ऑफिसर बन जाए जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मैनेज करना है। तो ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आप किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी फील्ड में जाएंगे आपको ये हेल्पफुल ज़रूर होगा। सेकेंडली एप्लीकेशन का, देखिए एप्लीकेशन तो आप किसी भी सेक्टर में जाइए आपको इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन की अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ज़रूर होनी चाहिए। अब मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ। बहुत सी चीज़ें आपने देखी होंगी कि अभी कोविड के दौरान जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस किए तो आपने देखी, क्या कुछ ऐसा आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ों के प्राइसेस अचानक से बढ़ गए? ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप खुद से पूछिए अगर आप नहीं जानते क्यों। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको इसका आंसर पता होगा। आपने तो अभी इकोनॉमिक्स स्टार्ट भी नहीं करी,
या पढ़ी है तो उतने आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको इस चीज़ का आंसर मालूम है। आप कारण जानते हैं? ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कि इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन बिहेवियर में ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड है। जैसे आप सिस्टम लेते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल्ड होते हैं, तो ये चीज़ें प्री इंस्टॉल्ड है। आप नोइंगली अननोइंगली एक्शन ले रहे हैं, आपको नहीं पता इकोनॉमिक्स के कारण ले रहे हैं, बट वो चीज़ें आपके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। तो जैसे मेरा क्वेश्चन था कि आप पूछिए अपने आप से कि क्या ऐसी कुछ चीज़ है जो आपने लॉकडाउन में देखी हो, महंगी हो गई हो। डेफिनेटली आपके पास क्वेश्चन आएगा। मैं बहुत कॉमन एग्जांपल बता देता हूँ। ग्रॉसरी, आपका जो राशन है ये अचानक से महंगा क्यों हो गया? या आप देखेंगे कुछ दवाएं, सिलेक्टिव दवाएं या सैनिटाइजर्स, मास्क मार्केट में गायब हो गए। आई हैव सीन कि फरवरी से बहुत सारे स्टेट्स में मास्क अवेलेबल ही नहीं थे। उसके पीछे बहुत से रीजन सकते हैं, मैं भी उसमें नहीं जा रहा, बट मैं एक बात कर रहा हूँ कि फिर भी कंपैरेटिवली जो 20 रुपए की चीज़ थी वो 100 रुपए में मिल रही है। रीज़न क्या था? जान गए आप रीज़न? रीज़न आपको मालूम है। रीज़न था अनएक्सपेक्टेड डिमांड। प्राइस राइज करने की अगर बात करें तो अनएक्सपेक्टेड डिमांड। तो प्राइस क्यों बढ़ा? डिमांड है तो ठीक है, आप खरीद लीजिए जाके, बट जैसा मैंने बिगिनिंग में कहा, कोई भी रिसोर्स इस प्लैनेट पे लिमिटेड नहीं है, सॉरी अनलिमिटेड नहीं है। तो अनलिमिटेड नहीं है मतलब कि कभी ना कभी जितनी आप डिमांड करेंगे उतनी सप्लाई नहीं रहेगी। हाँ, जब तक सप्लाई डिमांड मैच करेगा, जितना आपकी मांग है और जितनी आपकी सप्लाई है, कोई इशू नहीं है। बट कब? जब आपकी डिमांड बढ़ जाती है बट उतनी अगर सप्लाई नहीं है या अवेलेबिलिटी नहीं है, तो क्या होगा? उस प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाएंगे। एक मैं एग्जांपल और देता हूँ आपको। कुछ त्योहारों में आपने देखा होगा प्याज और लहसुन हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। नॉर्मली नवरात्रों में ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल में नहीं आती। आपने देखा है प्राइसेस कहाँ जाते हैं? आप खुद बताइए, प्राइसेस ऊपर जाते हैं कि नीचे जाते हैं? आंसर्स बहुत सारे बच्चों को पता है, बट उन्हीं बच्चों में से कईयों ने इकोनॉमिक्स अभी स्टार्ट भी नहीं करी है, और अगर करी है तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बट फिर भी आपको आंसर मालूम है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगेन आपका दिमाग कहीं ना कहीं आपको बता देता है कि रीज़न क्या है। क्योंकि आप प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर पे चल रहे हैं। ये ह्यूमन बिहेवियर है आपका। रीज़न वही है, अचानक से डिमांड का गिर जाना। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम है, बट उसको जब हम एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे, दैट बिकम्स योर सब्जेक्ट एंड दैट बिकम्स आपको फाइनली मार्क्स लेके आने एग्जाम में। तो देखिए, इस तरह से जब हम सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपको डिफिकल्टी होगी इसको अंडरस्टैंड करने में। तो अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, देखिए इकोनॉमिक्स में दो चीज़ों की बड़ी इंपॉर्टेंस है, एक स्कैरसिटी और दूसरा चॉइस। स्कैरसिटी क्या होती है? स्कैरसिटी होती है कि जितना आपको चाहिए उतना अवेलेबल नहीं है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जितना आपको चाहिए उतना, व्हाट यू डिमांड इज मोर देन व्हाट इज अवेलेबल फॉर सप्लाई। और सिंपल वर्ड्स में इसको कन्वर्ट करें, सप्लाई इज लेस देन द डिमांड। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड आप ले लीजिए। गोल्ड आप देखेंगे कभी भी कंपैरिजन लास्ट 10 ईयर के ट्रेंड में करेंगे, नॉट ऑन अ डेली बेसिस, बट अगर आप पिछले 10 ईयर्स का ट्रेंड लेंगे तो गोल्ड का प्राइसेस हमेशा अप ही हुआ होगा। 10 साल पहले जो प्राइसेस थे वो आज नहीं होंगे। ठीक है, टाइम वैल्यू कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीज़ें उसमें है, बट लॉजिकली आप देखेंगे तो प्राइसेस हैव ग्रोन वेरी शार्पली। रीज़न? क्योंकि वो अगेन अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसकी अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी। यानी कि उपलब्धता जब कम होगी तो उसके कंपैरिजन में डिमांड उतनी ही है या ज़्यादा होगी, क्योंकि हम वी आर ग्रोइंग। तो डिमांड कभी भी सप्लाई को मैच नहीं कर सकती, या उल्टा अगर हम बोलें, सप्लाई कभी भी डिमांड को मैच नहीं करेगी, क्योंकि सप्लाई पकड़ती है डिमांड को, सप्लाई भागती है डिमांड की तरफ। तो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल इन कॉन्ट्रास्ट दे दिया कि जहाँ पर डिमांड बढ़ती है या डिमांड जहाँ पर घटती है वहाँ पे प्राइसेस के साथ क्या होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, जब थ्योरी ऑफ डिमांड वगैरह पढ़ेंगे उसमें बहुत डिटेल में हम ये सब चीज़ें करेंगे, बट अभी एक आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, क्योंकि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इंट्रोडक्शन 4 नंबर की। तो 4 नंबर में आज ही आपके
श्योर करा दूंगा कि आपके 4 नंबर या 5 नंबर तो आज आपके कंफर्म है। तो बच्चों आप समझ रहे हो कि स्केर्सिटी और चॉइस, चीज़ों की स्केर्सिटी है, चीज़ों की सप्लाई कम है, बट आपकी डिमांड उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। देखिए अगर आप सबसे रिच भी हैं प्लैनेट पे, उसके बाद भी आप सब कुछ नहीं खरीद सकते। आप प्लैनेट पे सबसे रिच हैं, से फॉर एन एग्जांपल बिल गेट्स की हम एग्जांपल लेते हैं। बिल गेट्स इज द रिचेस्ट पर्सन, क्या उसके बाद भी वो सब कुछ प्लैनेट पे जो है खरीद सकता है? जवाब आप जानते हैं, नहीं। क्योंकि सब कुछ होते हुए भी उसके पास सब कुछ नहीं है। तो यही इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है कि स्केर्सिटी और चॉइसेस करना तो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं इकोनॉमिक्स के। चॉइस की बात क्यों आती है? देखिए पहला हमने एग्जांपल पढ़ लिया कि रिसोर्सेज जो है स्केर्स हैं, तो हमें दिक्कत क्या है? हमें जितना चाहिए उतना मिल जाता है ना। देखिए आप अपने लेवल तक सोचेंगे तो हो सकता है आप कहेंगे जी हाँ मुझे जितना चाहिए उतना मिल जाता है, बट जब आप ओवरव्यू लेते हैं, आप भी कब तक ले सकते हैं? आपकी भी एक लिमिट है, ठीक है, आप ले पा रहे हैं लेकिन आपकी भी एक लिमिट है। देखिए इकोनॉमी में बड़ी दिक्कत है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। मैं बहुत एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, हाउएवर इसको हम आगे कवर अप करेंगे अगले चैप्टर में, जहाँ पे हम सेंटर प्रॉब्लम्स वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ पे ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम। बट अभी आप समझ लीजिए, क्योंकि जितना मैं बेस आपको दे पाऊंगा उतना आपको आगे चैप्टर्स में मदद मिलेगी। मान लीजिए इकोनॉमी में स्टील प्रोड्यूस हो रहा है, कोई भी इकोनॉमी, चाहे इंडिया टॉप 3, जहाँ तक मेरी नॉलेज है टॉप 3 स्टील प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड में शायद आती है। आई थिंक सेकंड है शायद, आफ्टर चाइना। करेक्ट कर दीजिए, मतलब जो भी है, मतलब आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बावजूद भी मान लीजिए 100 किलो एक साल में किसी कंट्री में स्टील प्रोड्यूस हुआ। अब आप उस स्टील का यूज़ क्या कर सकते हैं? उस देश के अंदर स्टील का क्या क्या यूज़ हो सकता है? देखिए आप डिफेंस के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, आप हाउस होल्ड्स के लिए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, आप उन मेटल का यूज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को दे सकते हैं, और ना जाने उसके कितने यूज़ हो सकते हैं। तो ऐसा कर लेते हैं कि सारा स्टील उठाते हैं और हम सारे डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्योंकि आजकल चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो ना जाने कब हमें लड़ाई की ज़रूरत पड़ जाए। सही है मेरे ख्याल से ये आइडिया, क्या कहेंगे आप? आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। रीज़न शायद आपको ना पता हो, बट आपके मुंह से जवाब, ज़्यादातर बच्चों के मुंह से जवाब आ रहा हो नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर आप कहेंगे आपके घर में बर्तन कहाँ से आएंगे? तो देखिए बात बर्तनों की नहीं है, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए जैसे हमने बताया कि दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्केर्सिटी और चॉइस। क्योंकि स्टील भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, मेटल जो है आपका एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो आपको पता है आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो वो खत्म होगा। इसलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज रहती है, बट इसलिए आप जैसा चाहें वैसा आप नहीं खर्च कर सकते हो। बिकॉज ऑफ द स्केर्सिटी आप उसका लिबरल यूज नहीं कर सकते, यू आर नॉट अलाउड टू यूज इट लिबरली। तो क्या करेंगे हम? हमें चॉइस करनी पड़ेगी। चॉइस मीन्स जहाँ पे आपको ये चूज करना है कि एज पर द प्रायोरिटी लिस्ट, व्हाट इज प्रायोरिटी ए, व्हाट इज प्रायोरिटी बी, व्हाट इज प्रायोरिटी सी। यानी कि व्हाट इज पहले नंबर पर आपको क्या चाहिए, दूसरे नंबर पे क्या चाहिए। थिंग्स विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट विल बी कैटेगराइज्ड एज प्रायोरिटी 1, उससे नेक्स्ट आएंगे प्रायोरिटी 2, देन प्रायोरिटी 3। हो सकता है मल्टीपल प्रायोरिटीज हो।
तो हम सारे प्रोडक्ट्स को उठा के डिफेंस इक्विपमेंट्स बना दे, पॉसिबल नहीं, क्योंकि उससे हमारी इकोनॉमी रुक जाएगी। हमें इकोनॉमी रन करने के लिए भी स्टील की प्रोडक्शन करनी है और स्टील की एलोकेशन भी करना है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, मान लीजिए कोई हैवी मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे स्टील की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आपने उठा के सारा डिफेंस इक्विपमेंट्स में ही लगा दिया तो वो इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। तो आप समझ रहे हैं कितना कॉम्प्लेक्स होता है नेशन के लेवल पे इतने बड़े डिसीजन लेना। इसलिए बिफोर वी क्रिटिसाइज एनीबॉडी, हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी इकोनॉमिक्स की कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। बीइंग ए स्टूडेंट भी आपको आंसर पता था, बट बैकग्राउंड नहीं पता था। अब मैं एक बहुत छोटा सा और एक वेग एग्जांपल लेता हूँ। बहुत से हमारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स अर्न कर रहे हैं या उनके फादर अर्न कर रहे हैं, मदर हाउस वाइफ है, बच्चे घर में। से फॉर एन एग्जाम्पल 2 या 3 भाई बहन है वो अपने घर में। आपके फादर को मंथली सैलरी मिलती है, आप बिजनेसमैन भी मान लीजिए, तब भी क्या जो आप डिमांड करते हैं वो सब मिल रहा है आपको? क्या ऐसा पॉसिबल है? या ऐसा हो रहा है किसी के साथ? एक भी नहीं होगा। नो मैटर कि उनके फादर कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, नो मैटर उनके फादर की सैलरी क्या है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। आप आज एक दीजिए, कल दूसरे की डिमांड आ जाएगी, आप दूसरे की दीजिए, आप तीसरे की डिमांड आ जाएगी। बहुत से लोग हैं जिनके पास 100 गाड़ियाँ हैं, स्टिल दे आर बाइंग दी लग्जरी, उसके बाद भी वो लगातार खरीदने पे लगे हुए हैं। तो क्या 1, 2, 3, 10, 20, 50 गाड़ी से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही? हो रही है। बट तो क्या वो सारी गाड़ियाँ ले पाएंगे? नहीं। तो बड़ा वेग से एग्जाम्पल है, बट आप देख लीजिए कि बहुत प्रैक्टिकल भी है कि सब कुछ होते हुए भी आपके पास सब कुछ नहीं है। इसलिए अपने घर से डायरेक्ट एग्जाम्पल उठाएं आप कि हमारे पेरेंट्स मंथली सैलरी या मंथली जब उनके पास पैसा आता है तो वो उसको सोचते हैं कि पहला कहाँ खर्चना है। तो वो पहले सबसे पहले हमारे घर में राशन भरेंगे, फिर यूटिलिटी बिल्स देंगे, हमारे स्कूल की फ़ीस देंगे, हमारी ट्यूशन फ़ीस देंगे, उसकी एलोकेशन करेंगे। उनको मालूम है। और बहुत से फैमिलीज़ अपने ज़रूरतों में कट करते हैं, रीज़न क्योंकि उनकी इनकम एज कम्पेयर टू देयर एक्सपेंडिचर कम होती है। So what they have to do, they need to cut down with their other expenditures, which as per their understanding is not that important. वो उन सब खर्चों का कटौती करेंगे जो उनको लगता है वो थोड़ी देर के लिए उसको डेफर कर सकते हैं या आगे टाल सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये इकोनॉमिक्स, क्या आपके फादर या आप इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट है? नहीं, बट स्टिल आप इकोनॉमिक्स घर में कर रहे हैं। तो ठीक है, बस घर हटा के आप देश बोल दीजिए, स्टेट बोल दीजिए, एक कंपनी बोल दीजिए, किसी भी तरह से आप स्टडी कर लीजिए, आप देखेंगे कॉन्सेप्ट पीछे यही रहेगा जो मैंने आपको भी बताया। ठीक इसी तरह से आपके घर में रिसोर्सेज क्या है? आपके घर में रिसोर्सेज है आपके फादर की सैलरी, और डिमांड्स क्या है? आप तीनों भाई बहन, घर की ज़रूरतें, ये आपकी वांट्स हैं। तो आपके फादर की, और अगर आपके फादर कहे कि मांगना शुरू करो, आप क्या मांगते हो? तो आप इतनी बड़ी लिस्ट बना दोगे कि आपके फादर को चक्कर आ जाएंगे। तो इसलिए वो ऐसा क्वेश्चन कभी हमें पूछते नहीं है कि बच्चों तुम्हें क्या चाहिए बताओ, सब कुछ दूंगा, जो कि क्योंकि उन्हें भी पता है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इकोनॉमिक्स भी ऐसे ही काम करती है। आपको चॉइस मेकिंग करनी पड़ती है, क्या अवेलेबल है, कहाँ एलोकेट करना है, क्यों एलोकेट करना है, प्रायोरिटीज़ क्या है। तो इसलिए जैसे मैंने बोला कि स्केर्सिटी एंड चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के। यहाँ तक मुझे लगता है कि मैं बड़ा क्लियरली आपको समझा पा रहा हूँ। तो एक हमें ओवरव्यू मिल गया कि हमें करना क्या है। हमने पढ़ा अभी तक, अगर हम थोड़ा सा यहाँ तक समअप करें कि इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग ली हमने, फिर हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स क्यों ज़रूरी है, उसकी एप्लीकेशन कहाँ है, इकोनॉमिक्स बेसिकली काम कैसे करता है, क्यों हमें इकोनॉमिक्स पढ़ें। फिर हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या, हमने पढ़ा उसमें कि आपकी जो स्केर्सिटी है, उसके बाद जो आप चॉइस मेकिंग कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे आप लिमिटेड रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। आप चिंता मत करिए, हम सब चीज़ें जैसे जैसे टॉपिक आएंगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि मैं कोशिश करूँगा कि आपसे कोई भी एक ऑथर जो कि बच्चे ज़्यादातर यूज़ कर रहे हो आजकल के टाइम में,
मुझे इतना अवेयर नहीं हूँ कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बट वही बुक मैं रेफ़र करूँगा सो दैट आप सबके लिए ईजी हो। फिर बात आती है कि ये तो ग्राउंड हो गया, लेकिन अब हम इकोनॉमिक्स को स्टडी कैसे करते हैं। इकोनॉमिक्स चाहे वो माइक्रो हो चाहे मैक्रो हो, कॉन्सेप्ट बेसिक सेम रहता है। तो फिर बात आती है, बच्चे पूछते हैं कि फिर माइक्रो और मैक्रो क्यों है। देखिए, माइक्रो मैक्रो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने बहुत कई बार सुना भी होगा कि जहाँ अब तो जॉइंट फैमिलीज़ के कॉन्सेप्ट नहीं है, बट आप एक बड़ा अजीब सा एग्जांपल है आपके लिए कि बड़ी फैमिली मान लीजिए, बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है और उसमें आप किसी या आप अदर वे से सोचिए कि आप किसी छोटे बच्चे को देखते हैं और ये मेरे साथ हो चुका है एक्चुअली, नॉट डायरेक्टली मेरे साथ, बट हम किसी ट्रिप पे थे, किसी ऑफिशियल ट्रिप पे थे, तो उसमें से बहुत सारे हमारे ऑफिस के कॉलीग्स अपने बच्चे लेके आए थे। तो उसमें बड़ा फनी इंसिडेंट ये हुआ था कि उनमें से एक बच्चा था और बस चल रही थी, तो वो बच्चा बार बार कभी किसी के पास आ रहा है, कभी किसी के पास आ रहा है, हेलो हाय चल रही है, और वो बच्चा बड़ा एडमेंट था। तो वो जब स्टार्टिंग फ्रॉम द जर्नी इटसेल्फ सब समझ गए थे कि इससे दूर रहने का है हम सबको, बट जैसे जैसे वो सफ़र जारी रहा, वो उसकी शरारतें परवान चढ़ती गई। अब शरारतें कहेंगे या उसको बदतमीज़ी कहेंगे, अब आप मुझे थोड़ी देर में खुद बताएंगे। तो क्या हुआ कि अब रात जब बस चल रही थी तो कुछ लोग थे जो सबसे लास्ट सीट पे बैठे हुए थे। अब लास्ट सीट पे व्यू अच्छा होता है, थोड़ी गप्पे शप्पे चल रही थी, बच्चे अपना ऑफिस के जितने कॉलीग्स थे वो बैठ के अपना म्यूज़िक चला रहे थे। अब वो बच्चा उनमें से, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो उस बस में जो भी सेकंड सीनियर मोस्ट था ऑफिसर, उसके उसका ही बच्चा था। तो जितने जूनियर्स थे तो कोई, और मैं लकीली सबसे आगे बैठा था, तो मेरा तो स्कोप ही नहीं था, वहाँ कोई बैठ ही नहीं था, तो क्योंकि वहाँ पे वैसी बहुत गर्मी थी। तो उस बच्चे ने ज़िद करनी शुरू कर दी कि मैं बैठूंगा यहाँ पर। तो अच्छा, उस बच्चे के जो भी पेरेंट्स साथ में थे वो उसको मना रहे कि नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। और वो बच्चा फिर अपनी पूरी शरारतें उसके दिमाग पे सवार थी, और वो ऐसा लगा कि उसमें आज बाबा आ गया और वो कुछ ना कुछ करके रहेगा, नहीं मैं तो यहीं बैठूंगा। और उस बच्चे ने रात के समय अराउंड 7-8 बजे का टाइम होगा, बट वो बच्चे ने चीखम चिल्ली शुरू कर दी। और वो जो बैठा था वो बस देख रहा है कि उसका बॉस क्या एक्शन ले रहा है। अभी इतना ही चल रहा था कि उस बच्चे ने उठा के उस एम्प्लॉय के उठा के खींच के थप्पड़ मार दिया। अच्छा, ये इंसिडेंट हो गया, फिर उसके पेरेंट्स ने जो भी किया उसके साथ। एनीवेज, जब हम सारे उतरे डिनर के लिए, तो कुछ लोग अलग चले गए और कुछ लोग जाके बात करने लग पड़े कि यार ये घर का माहौल ठीक नहीं है इस बच्चे का। देखिए, अब मैं इसको इकोनॉमी से कैसे लिंक करूँगा। देखिए, आपने एक बच्चा देखा, उसके रिएक्शन देखे, उसके एक्शन देखे, और आपने जज कर लिया कि घर का एनवायरनमेंट कैसा होगा। ठीक है, तो यानी कि लिंक क्या है, लिंक क्या है कि आपने सबसे छोटी कड़ी पकड़ी, एंट्री पॉइंट पकड़ा, और आपने बता दिया कि हाल क्या होगा। बहुत सी बिल्डिंग्स है जहाँ पे फ्रंट खराब है, तो आप एक्सपेक्टेशन आपकी ऐसी होती है कि अंदर घुसते ही सब कुछ खराब मिलेगा, और उसका उल्टा भी होता है। बाहर बहुत अच्छा है, अगर एंट्रेंस बहुत ग्रैंड है, तो यू नॉर्मली प्रिज्यूम दैट यू नो दैट जो इंटरनल है, जो भी जब आप एंट्री करेंगे, विल ऑल्सो बी अ वेरी ग्रैंड एरिया। बट नॉर्मली ज़्यादातर ऐसा होता है, बट वंस इन ए वाइल कभी ऐसा नहीं होता। बट कहने का मेरा एग्जाम्पल यहाँ पे देने का मतलब ये है कि आप एक चीज़ को पकड़ के दूसरी चीज़ जो लिंक्ड हो सकती है उससे, और मोस्ट लाइकली लिंक्ड होती है, आप उससे जजमेंट कर सकते हैं। अब ठीक इसी को आप कन्वर्ट कर दीजिए। अगर हम अपने घर पे, अगर हमारे घर के बाहर 4 गाड़ी खड़ी है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आपका रहन सहन बहुत अच्छा है, तो व्हाट नॉर्मली पीपल विल प्रिज्यूम कि दे बिलोंग टू अ हेल्दी वेल्दी फैमिली। रादर आई शुड कॉल इट वेल्दी फैमिली ओनली, बिकॉज हेल्दी कोई भी हो सकता है। तो आप जो विजिबल फैक्ट्स हैं, अगर उनको आप देखते हैं, तो विजिबिलिटी के बेसिस पे आप ये काफ़ी हद तक ये अनुमान लगाने में कामयाब रहते हैं कि प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं।
ठीक इसी तरह से अगर इकॉनमी की बात करें तो आपको बहुत छोटे लेवल से भी पढ़ना पड़ेगा और आपको बहुत बड़े स्केल पर जाके भी पकड़ना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हैं कि अगर अब मैं ऑपोजिट बात करूँगा, बहुत बड़े लेवल पे आप देख रहे हैं कि आप किसी को मिले और आपने देखा कि कोई बहुत सीनियर मोस्ट आदमी और आपसे बहुत हम्बली बात कर रहा है और बहुत अच्छी बातें कर रहा है, जो आपको लग रहा है कि और जेन्युइन है और आपको बहुत बातें उसमें एक ट्रू ह्यूमन बीइंग वाली लग रही हैं, तो आप नॉर्मली क्या कहेंगे, यार घर का संस्कार होगा या घर में इन्वायरमेंट अच्छा होगा या जो भी, यानी कि वहाँ से भी आप जज करते हैं। और अगर आप बच्चे अच्छे देख रहे हो तो आप क्या कहेंगे, यार ये पेरेंट्स की लर्निंग है तभी बच्चे इतने अच्छे हैं। ठीक इसी तरह से किसी भी स्टेट में आपको ये जानने के लिए कि या प्रिज्यूम करने के लिए या स्टडी करने के लिए या उसकी सेहत के बारे में जानने के लिए आपको उनके टेस्ट कराने पड़ेंगे। जैसे आपकी सेहत जब खराब हो, हेडेक होने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बट आप गूगल करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे रीजन मिल जाएंगे, आप डर जाएंगे। बट हो सकता है नॉर्मल टायर्डनेस हो, उससे भी आपकी हेडेक हो, बट आपको उसके लिए उसको डायग्नोस करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से जब भी आप इकोनॉमिक लेवल पे कोई स्टडी करते हैं तो आपको जाकर उसको स्टडी करना पड़ेगा। तो आपको बहुत छोटे लेवल पे भी स्टडी करना पड़ेगा और बहुत बड़े लेवल पे भी स्टडी करना पड़ेगा। जिन कंट्रीज़ के पास फॉरेन रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं, फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा जनरली माना जाता है कि उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और उन्हीं में इन्वेस्टमेंट्स भी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इट मीन्स दे आर डीलिंग इन गुड अमाउंट। अगर हम फॉरेन करेंसी की बात करें तो फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी मानी जाती है, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको वो पाथ पकड़ना है। वो पाथ क्या है? वो स्टडी का पाथ है। और स्टडी आपको कैसे करनी है? बोथ माइक्रो लेवल पे भी और मैक्रो लेवल पे। तो बात आती है कि माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है। देखिए, माइक्रो आप समझ सकते हो, माइक्रोस्कोप से आप समझिए माइक्रोस्कोप क्या करता है। माइक्रोस्कोप क्या करता है? ऐसी बहुत सूक्ष्म चीज़ें, बहुत माइनर चीज़ें जो आपको दिख नहीं सकती है, उसको पिक्चर को बड़ा करता है सो दैट आप कंफर्टेबली उसको समझ पाएँ। ठीक उसी तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या कॉन्सेप्ट अभी इतना डीपली मैं नहीं बता रहा, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स भी अपने सारे टूल्स को यूज़ करती है सो दैट आपको क्या हो, बहुत ग्रास रूट लेवल पे इकोनॉमी का समझ में आना शुरू हो जाए। ग्रीक में हम इसको माइक्रोस बोलते हैं, MIKROS। तो उसका मतलब ही होता है कि स्मॉल। तो अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें या मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, इसका ऑपोजिट ही वर्जन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। देखिए, जब मैं अगर मैं एक स्टेट की बात करूं, मान लीजिए आप किसी स्टेट में रहते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में अगर आप किसी एक पर्टिकुलर घर की बात कर रहे हैं तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। उस घर की इनकम, उसके एक्सपेंडिचर्स, उसकी डिमांड, उसकी सप्लाई, जब इन फैक्टर्स को स्टडी करें रिलेटेड टू दैट हाउस ओनली, तो आप बात करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। तब आपके कॉन्सेप्ट बहुत बड़े बड़े नहीं होंगे। लेकिन उसी चीज़ को जब आप बहुत ऊपर से जाके देखते हैं और बहुत बड़े स्केल पर जाके स्टडी करते हैं, तो बहुत छोटी चीज़ें आपको दिखनी बंद हो जाती हैं। अगर आप बाइनोकुलर लेके देखेंगे तो हो सकता है आपको आपके पास पड़ी चीज़ नहीं दिखे, बट हाँ, बहुत दूर पड़ी चीज़ आपको ज़रूर दिखेगी। तो यही है, माइक्रोस्कोप और बाइनोकुलर का ही रोल प्ले करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो माइक्रो चीज़ों को देखे, छोटी चीज़ों को देखे, लेकिन हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें माइक्रोस्कोप नहीं बोलना, हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलना है। ठीक इसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मीन्स बिग। तो जब हम बड़े स्केल पे किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट और पर कैपिटा इनकम अगर हम नेशन की निकाल रहे हैं, तो सब चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे, एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करें, तब हम उसको क्या बोल देते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, मैं आपको डेफिनेशन बता सकता हूँ, बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास जिसमें अब मैं आपके मेरे सामने एक बुक है, उसमें लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री और इंडिविजुअल मार्केट। तो अगर डेफिनेशन की बात करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको याद करना है। तो जब आप इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, हम उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। बट वही अगर हम बहुत सारी फर्म्स को, बहुत सारे हाउस होल्ड्स को, मैं दिल्ली में भी एक घर की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब बहुत सारे घर को स्टडी करेंगे दिल्ली में, तब वो बन जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एग्रीगेट एट द लेवल ऑफ, एग्रीगेट मीन्स इन टोटलिटी। जब हम
बड़े स्केल पर इन टोटलिटी सबको समूह में स्टडी करते हैं एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। अब हम इकोनॉमी एज अ होल पढ़ रहे हैं, पहले हम क्या पढ़ते थे, इंडिविजुअल यूनिट, और बहुत सारे इंडिविजुअल यूनिट मिलके क्या बनते हैं, इकोनॉमी। आपको पता है फर्म और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है? मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए वोडाफोन। वोडाफोन एक फर्म है, बट टेलीकॉम इंडस्ट्री मींस वोडाफोन, जियो, रिलायंस और आइडिया, जितने भी आपके टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के प्रोवाइडर, वो सबको जब आप ऐड कर देंगे तो वो इंडस्ट्री बन जाएगी। ठीक है, किसी भी कॉटन इंडस्ट्री में आप चले गए, अगर किसी एक फर्म को या एक कंपनी को उठा के आप स्टडी करते हैं, वो एक इंडिविजुअल यूनिट होगा, बट या फर्म आप उसको कह लीजिए, बट जब आप उसको कॉटन इंडस्ट्री को आपको स्टडी करना होगा तो वैसी सारी फर्म्स या वैसी सारी कंपनीज जो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन जैसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जब उनको आप सम अप या एग्रीगेट लेवल या सामूहिक स्तर पर स्टडी करेंगे तो हम उसको बोलते हैं डील्स विद द एग्रीगेट एट द लेवल्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। तब हम क्या बोलेंगे कि जी दिल्ली में कॉटन इंडस्ट्री जो है उसका ये ट्रेंड रहा, ये ट्रेंड रहा, ये ट्रेंड रहा, या उसको हमने इतनी सब्सिडी दी, या उसमें इतने लोग एम्प्लॉयड हैं, उसमें इतने लोगों को निकाला गया, XYZ। जब हम इकोनॉमी एज ए होल स्टडी कर रहे हैं तो आपको बुक पढ़ना है, कोई चीज़ नहीं क्लियर आती आप मुझे फ़ोन करें, नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप पढ़ लें, एक नहीं, दो नहीं, 4 बारी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, बट शाम को 6 साढ़े 6 के बाद आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी हमने समझा दिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दिया। एसेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों है, क्योंकि आपके पास स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, चॉइस मेकिंग आपको करना है, और जो चॉइस मेकिंग आप कर रहे हैं, जिन प्रोडक्ट्स की कर रहे हैं उनकी ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं। ये शायद मैंने टेक्निकली आपको ये वर्ड नहीं बोला, टेक्निकल ऑल्टरनेटिव यूजेज, बट दिस इज वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल पॉइंट। देखिए अगर स्टील, जिस स्टील की हमने पीछे बात की, अगर वो सिर्फ उस ग्रेड का स्टील है जिससे सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट ही बन सकती है, या जिससे कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ मशीनरी ही बन सकती है, तो सवाल ही नहीं उठता। फिर चॉइस मेकिंग का सवाल ही नहीं उठता, ना स्केर्सिटी की कोई प्रॉब्लम है, फिर आपको चॉइस मेकिंग करनी ही नहीं, क्योंकि आपको पता है जो मटेरियल आपके पास है उसको आप एक्स की प्रोडक्शन में ही यूज कर सकते हैं। तो यानी कि चॉइस मेकिंग का अब कोई रोल रहा ही नहीं। तो दिक्कत इसीलिए आती है कि रिसोर्सेज स्केर्स हैं। अब आप इंपॉर्टेंट समझिए, मैं आपको एक बार फिर समअप कर रहा हूँ। रिसोर्सेज स्केर्स हैं और आपकी डिमांड जो है अनलिमिटेड है, इसलिए आपको चॉइस मेकिंग करनी है। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज है उनके ऑल्टरनेटिव यूजेज है। अगेन इसको मैं आगे और डीपली पढ़ा दूंगा। रिसोर्सेज स्केर्स हैं, डिमांड्स अनलिमिटेड है, और अवेलेबल रिसोर्सेज की जो यूजेज हैं वो मल्टीपल यूजेज हैं, यानी कि ऑल्टरनेटिव यूजेज। आप स्टील भी आप कार भी बना सकते हैं, आप मशीन भी बना सकते हैं, आप एक टैंक भी बना सकते हैं, आप मिसाइल भी बना सकते हैं, आप घर के बर्तन भी बना सकते हैं उसी स्टील से। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये इंपॉर्टेंस है, या हम बोलेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करें इकोनॉमिक्स को स्टडी करते थे। फर्दर अगर हम टॉपिक की बात करें तो देखिए इसके बाद कुछ पहले मैं बैकग्राउंड देता हूँ। देखिए आप क्या कैसे पढ़ाई करें। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात आती है। इंट्रोडक्शन में सेंटर प्रॉब्लम्स तक या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तक इंक्लूड रहेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभी हम आगे नेक्स्ट क्लास में वही पढ़ेंगे, सेंटर प्रॉब्लम्स और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स वगैरह। तो वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, बट अब मुझे थोड़ा चैलेंज ये लग रहा है कि उसको मैं आपको कैसे डिस्प्ले करूँ सो दैट आपके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड हो, बट हम कर लेंगे उसको भी। तो बट उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जब तक बैकग्राउंड नहीं होगा आप समझ नहीं पाएंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो मैंने अभी आपको 3 बताए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफ्रेंशिएट करना। उसके बाद एक एस्पेक्ट और है, 1 या 2 नंबर में आ सकता है वो क्वेश्चन, डिपेंडिंग कि आपके क्लास में, क्योंकि क्लास 11th है तो आपके स्कूल में वो कराते हैं कि नहीं कराते। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की अगर आप बात करें, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स
जब भी हम किसी ऐसे फैक्ट्स या फिगर्स की बात करें जो वेरीफाइएबल हो, जिसमें आप क्या था, क्या है और क्या होगा, ये सब चीजें बताते हैं, तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। देखिए मैं आपको एक टेक्स्ट की लैंग्वेज पढ़ के बता रहा हूं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज। ऑब्वियसली हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक इश्यूज के साथ ही डील कर रहे हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। देखिए वही बात कह रहे हैं, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर से ही वो रिलेट करेगा। इट डील्स विद सच इकोनॉमिक सिचुएशंस विच कैन बी स्टडीड। ये उन सिचुएशंस के बारे में बात करेगा जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ स्टडी किए जा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं इस डेट को ये फैक्ट्स थे, या आप कहें कि हमारी जो एवरेज एज ऑफ द आर एवरेज एज ऑफ एन इंडियन एट द टाइम ऑफ independence, at the time of independence was this much, and अभी इतना है, एंड जिस बेसिस पे हमारा ये ट्रेंड चल रहा है अगर इसी पे चलता रहा तो आने वाले टाइम में इतना होगा। तो इस तरह की जब हम स्टेटमेंट्स देते हैं जिसमें हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन्वॉल्व हो और जो वेरीफाइबल हो, जैसे मैं बोलूँ कि हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम पॉपुलेशन एक्स थी, मान लीजिए 50 करोड़ थी, आपने बोल दिया नहीं 56 करोड़ है। कहने को दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, बट वेरीफाई कर सकते हैं, और इसको जैसे हम यानी कि जिस कुछ इस चीज़ पे बेस्ड हो जिसको वेरीफाई कर सकते हो। आप समझ रहे हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जिसमें कुछ भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आप बता सकते हो और जो वेरीफाइएबल हो कि वो सही है वो गलत है। तो अगर मान लीजिए आपने 51 या 50 करोड़ की पॉपुलेशन का फिगर दिया और मैंने 60 करोड़ का दिया, जब तक कि वो, क्योंकि वो वेरीफाइबल है इसलिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, तो वो वेरीफाई हो सकता है कि आप ठीक है कि मैं ठीक हूँ। तो जो टेक्स्ट मेरे पास है उसमें अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो ये बोलता है कि ऑल दी ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट्स आर एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो अगर ऐसी कोई भी स्टेटमेंट हम देते हैं, उस एलिमेंट किसके होंगे या किसका पार्ट माना जाएगा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट माना जाएगा। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को हम क्या मानेंगे? स्टेटमेंट अंडर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। दीज ऑब्जर्वेशंस हाईलाइट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी इन द पास्ट। अभी मैं जो भी मेरे पास बुक पढ़ी है, अभी मैंने किसी स्टूडेंट से मंगवाई थी, बट अभी मैं इसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। मैं आपको होपफुली विद इन अ वीक्स टाइम आपको डिस्क्लोज कर दूँगा। जब हम पेज नंबर तक रेफर करेंगे देन इट वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और मेरा ऑब्जेक्टिव बुक को यूज़ करने का सिर्फ इतना ही है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो हमें सबको पता है। बुक यूज़ करने का कॉन्सेप्ट ये सो दैट आपको क्लासरूम फीलिंग आए और आप मेरे साथ ट्रैक पर रहें, आप पेज टू पेज फॉलो करेंगे तो आपको पता होगा मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। तो उससे एक फील अलग आता है, रादर देन मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दूँ तो आपको एक फील नहीं आएगा कि आप कोर्स कवर अप कर रहे हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ये साइकोलॉजिकल बैरियर होता है कि आपको लगना चाहिए कि हाँ आप क्लास से पढ़ रहे हो। इसलिए मैंने बोला है कि मुझे आप थोड़ा टाइम दीजिए। एज सुन एज गेट मेरे पास ये एज सुन एज आई गेट द परमिशन, तो मैं अगर हो सकता है मैं आपसे टेक्स्ट शेयर भी कर पाऊँगा, नहीं तो आप एनसीईआरटी टेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं। तो अभी मैं अब मुझे उसके लिए मेरी अपॉलॉजी फील करता हूँ कि मैं अभी आपसे टेक्स्ट नहीं शेयर कर पा रहा हूँ, बट स्टेटमेंट्स मैं आपको पढ़ रहा हूँ कि दीज स्टेटमेंट्स, अगर मैं सॉरी कहाँ पे थे हम? यहाँ पर थे। ऑल दीज ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट्स आर एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जिन स्टेटमेंट्स की मैंने अभी बात करी कि इस डेट पर ये था, उसके बाद ये हुआ और आने वाले समय में ऐसा होगा, यानी कि मैं पास्ट की भी बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट की बात करी है, और पास्ट और प्रेजेंट के बेसिस पे मैंने फ्यूचर ट्रेंड भी प्रिडिक्ट कर दिया है विच इज़ वेरीफाइएबल। तो मैं क्या बोलूँगा? ये स्टेटमेंट है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स या फिर एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स इकोनॉमिक्स। तो क्या बोलता है कि दीज ऑब्जर्वेशंस हाईलाइट द स्टेट ऑफ, जैसे मान लीजिए अगर मैंने पॉपुलेशन की बात करी है तो स्टेट ऑफ या लेवल ऑफ पॉपुलेशन इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। तो पास्ट में क्या पॉपुलेशन थी, आज क्या है, और उसके बेसिस पे फ्यूचर में क्या होगी। Does positive economics is the economics of what was, what is and what would be. What was, what is and what would be. So what was means present, sorry past,
व्हाट इज मीन्स प्रेजेंट एंड व्हाट वुड बी द केस इन फ्यूचर। और जब फ्यूचर वो आएगा तो वो वेरीफाई हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला वेरीफाइबल है, क्योंकि आज मैं कोई स्टेटमेंट दे दूं तो मान लीजिए मैं नेक्स्ट ईयर की कुछ फिगर्स दे देता हूँ, तो नेक्स्ट ईयर में जब हम पहुंचेंगे तो हम उसको वेरीफाई कर पाएंगे कि वेदर ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो ऐसी स्टेटमेंट जो कि ट्रू या फॉल्स बताई जा सके उसको हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दीज स्टेटमेंट्स हाईलाइट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम और एनालाइज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पीपल रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो जो भी हम स्टेटमेंट दे रहे हैं ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करता है। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हम स्टडी कर रहे होंगे, हमारे सामने कुछ ना कुछ चैलेंजेस होंगे, और इकोनॉमी में हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहते हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए ही इकोनॉमिक्स है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि स्कैरसिटी है, लिमिटेड सोर्सेज हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं, तो ये क्या एक चैलेंज ही तो है। तो जब भी ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि आप किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या जब आप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो क्या होगा, जब आप स्टडी करेंगे तो कुछ ऐसे फैक्ट्स पे बेस्ड होगा जो कि पास्ट पे भी होगा, प्रेजेंट में भी होगा, और उसका कुछ फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेशन होगा। द स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मैंने आपको बोला कि इसमें बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात होगी, कोई भी क्वालिटी एजम्पशंस ऐसी कोई बात नहीं होगी, सीधा नंबर्स की बात होगी। मैंने इसलिए बोला, फिर से आप ध्यान रखेंगे, विच इज़ वेरीफाइबल, जो वेरीफाई हो सकती है। दीज स्टेटमेंट्स आर वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ, वो सही है या गलत है, ऐसी स्टेटमेंट्स वेरीफाई हो सकती है। फोर्थ, दीज स्टेटमेंट्स डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू जजमेंट, इसमें कभी भी जजमेंट नहीं आती है या ओपिनियंस नहीं आते हैं, क्योंकि जब ओपिनियंस आ जाते हैं तब मैटर ऑफ डिबेट हो जाता है, वहाँ पे डिस्कशन, आर्गूमेंट्स या आप कहें कि कॉन्ट्राडिक्शंस आती हैं। बट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का वो पार्ट ही नहीं है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कभी कोई डिबेट का पॉइंट रहता नहीं। जैसे मैं अगर बात करूँ या आप अगर अपने बारे में बात करें तो आप बोलेंगे मेरा मिड ईयर में मेरा एग्रीगेट था 55, देन प्री बोर्ड में मेरा 10% से जंप आया है, तो मेरा एग्रीगेट वाज 65। सो कीपिंग दैट pace into consideration, my final scores will be somewhere like 75, 76 या जो भी परसेंटेज ग्रोथ रहा होगा। तो उसके बेसिस पे मैंने क्या करा, पास्ट, तो अगर मैं उस स्टेटमेंट को चैलेंज करूं कि नहीं आप गलत बोलते हो, तो क्या होगा, मैंने आपको अगेन फिर बोल रहा हूँ विच इज़ वेरीफाइबल। तो मैं जाकर पास्ट में जाकर आपके मिड टर्म के एग्जाम्स के रिजल्ट उठा के चेक कर सकता हूँ कि XYZ जो स्टूडेंट बोल रहा है क्या वो फैक्ट्स सही हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसको मैं जिस स्टेट में, यानी कि पास्ट स्टेट में, प्रेजेंट स्टेट में या फ्यूचर स्टेट में बात कही गई है, उस रिस्पेक्टिव स्टेट में जाके जब टाइम जोन में जाके देखूंगा तो मैं उसकी करेक्टनेस चेक कर सकता हूँ। मैंने बोला मेरा मिड टर्म में 55 थे, प्री बोर्ड में 65 थे, तो जो मैं प्री बोर्ड्स के स्कोर्स उठाऊंगा, अगर मान लीजिए अभी आप प्री बोर्ड के पास बैठे हैं तो आपका प्रेजेंट भी वेरीफाई हो सकता है, और इसके बेसिस पे अगर आपने जो एजम्पशंस करी हैं फॉर फ्यूचर या जो आपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो आपने फ्यूचर प्रिडिक्ट किया है वो फ्यूचर में जाके भी वेरीफाई हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, मैं गंदा बच्चा था, मैं थोड़ा अच्छा बच्चा हो गया और मैं बहुत ही अच्छा बच्चा हो जाऊंगा आने वाले टाइम में, तो ये वेरीफाई नहीं हो सकता। ये वेरीफाई इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये क्वालिटी स्टेटमेंट है, रादर की एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट हो, ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है जिसमें ये मेजरेबल नहीं है। आप समझ रहे हैं, ये वेरीफाइबल नहीं है, ये कोई नंबर्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड नहीं। मैं पास में जाके आप अच्छे बच्चे थे, कितने अच्छे बच्चे थे मुझे नहीं मालूम, हो सकता है आपके हिसाब से अच्छा बच्चा कुछ और हो, मेरे हिसाब से अच्छा बच्चा कुछ और हो, बट जब तक हम उसको नंबर्स में, फैक्ट्स में बांधेंगे नहीं, तब तक वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स नहीं बनती या एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नहीं बनते। तो आपको, आई होप आई एम एबल टू मेक यू क्लियर कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके मेरे बीच गैप नहीं आना चाहिए। ऑब्वियसली लेक्चर्स थोड़े लंबे रहेंगे क्योंकि अदरवाइज ये वैसे लेक्चर्स की तरह नहीं कि 15 मिनट के लेक्चर बना दिए, 20 मिनट के लेक्चर बना दिए। ऑब्वियसली इसमें आपको फ्लो चाहिए, और फ्लो अगर एक बार टूटे, मेरा कोशिश है कि आपको इंट्रोडक्शन आज खत्म कर दूं। तो हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिए। इसी का ऑपोजिट होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, व्हाट ऑट टू बी,
इट डील्स विद द ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ऐसा होना चाहिए था, इस स्कीम में अगर आप ऐसा कर देते तो बढ़िया होता, आपने ये करा तो इसलिए खराब हो गया, अभी तो और खराब चल रहा है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं एस्पेक्ट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अगर मैं आगे बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, इसमें वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व होती है। तो दी स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। ऐसी स्टेटमेंट्स में कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स होती है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ये सब चीज़ें नहीं होती। रीज़न, वहाँ पे डिबेट का स्कोप ही नहीं है। जहाँ पे आप फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करेंगे वहाँ पे कभी भी डिबेट नहीं होगा। तो जब भी आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जो कि वेरीफाइबल हो, जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं तो बी श्योर कि वो आप पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं या एस्पेक्ट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो। अब ऑब्वियसली जब इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो हम इकोनॉमिक इशू से ही रिलेटेड बात करेंगे। तो मैं आपको साथ साथ में एक नॉर्मल लाइफ के ट्रेंड के एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ, सो दैट आप दोनों चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। हम बात करें इकोनॉमिक्स की, हम स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स को, हम यहाँ पे सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे तो इसलिए आपको हर चीज़ को इकोनॉमिक्स के एंगल में सोचना पड़ेगा। अगर मैं कहीं मिस आउट भी कर रहा हूँ तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो जब किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जब आप स्टडी करते हैं और ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि डिबेटेबल हो, जिसमें कंसेंसस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ऐसी स्टेटमेंट्स को आप जाकर क्या बोलेंगे, एस्पेक्ट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बट जहाँ पे फैक्ट्स है वहाँ पे सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे चाहे आपको वेदर यू एग्री और नॉट, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। सो वेदर यू एग्री और यू डिसएग्री, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो ये आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के। बहुत सारी मैं फ्लो में आके आपको ऐसी स्टेटमेंट दूंगा, आप नोट डाउन कर लेंगे तो वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, जस्ट टू हैव दैट। आप कहेंगे उस चीज़ को ब्रेन में एडजस्ट करने के लिए, वो कुछ सेंटेंसेस आपको बड़े हेल्पफुल होंगे। डिबेटेबल होते हैं, कंट्रोवर्सीज आती हैं, वैल्यू जजमेंट्स आती हैं इसमें, एंड दीज स्टेटमेंट्स इंडिकेट ओपिनियंस एंड आर देयरफॉर नॉट वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ। देखिए, ओपिनियंस जब आता है तो मेरे हिसाब से आप अच्छे बच्चे थे, आप थोड़े और अच्छे बच्चे हो सकते थे। आपने मुझे बोला मैं अच्छा बच्चा था, मैंने कहा नहीं, आप और अच्छे बच्चे हो सकते थे। तो अब मैं सही बोल रहा हूँ नहीं गलत, या गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है आप वाकई में बहुत अच्छे बच्चे हैं जिसके आगे और ज़्यादा अच्छा बनना बहुत मुश्किल है आपके लिए। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं ऑलरेडी, आप इतने अच्छे बच्चे हैं कि मतलब आपके मम्मी पापा को भी बिलीव नहीं हो रहा कि आप इतने अच्छे बच्चे कैसे हैं। और उसके बावजूद भी मैं बोल रहा हूँ एज ए टीचर, मान लीजिए मैं आपको ट्यूटर हूँ, आपके पेरेंट्स बोले नहीं हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है, मतलब कलयुग में भी हमारे घर में तो भगवान राम आ गए, इतना अच्छा बच्चा है, गाय बच्चा है हमारा, बकरी बच्चा है। और मेरे जैसा एक खड़ूस टीचर वहाँ पहुँच जाए और वो फिर भी बोले नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो आप, अभी तो और अच्छा हो सकता है, क्या बात ये कर रहे हो, अपने बच्चे को सर पे चढ़ा लिया। लेकिन पेरेंट्स भी जानते हैं कि जितना जिस एज में वो बच्चा कर रहा है वो मतलब एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ऊपर है, मतलब नॉट दैट ईजी, बट उसके बाद भी मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। तो क्या आप ऐसी स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं? हो सकता है मैं टोटली इनकरेक्ट हूँ, बट स्टिल मैंने वो स्टेटमेंट दी क्योंकि वो मेरा ओपिनियन है। तो जो ओपिनियंस होते हैं आर नॉट वेरीफाइबल, इसलिए क्या होता है, उसका सही या गलत होना आप निर्धारण नहीं कर सकते हो। आप अग्री या डिसएग्री उस पर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए कंट्रोवर्सीज आती हैं। तो आप अंडरस्टैंडिंग आप समझिए कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ रहे हैं तो कुछ इकोनॉमिक इश्यूज़ की बात कर रहे हैं। तो जब इकोनॉमिक इश्यूज़ में जब हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें जो कि पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर से रिलेटेड हो, जो कि वेरीफाई हो सकते हो, ऐसी स्टेटमेंट्स को बोलते हैं एस्पेक्ट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। बट ऑन दी कॉन्ट्री, जब हम ओपिनियंस या हम वर्ड याद करें व्हाट ऑट टू बी, इस सिचुएशन में जाके स्टेटमेंट्स देना शुरू करें जो कि विच में लीड टू कंट्रोवर्सीज एंड क्योंकि उसमें वैल्यू जजमेंट्स आ जाती हैं, हमारी जजमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं और ओपिनियंस होती हैं, इसलिए उसकी वेरीफाइबिलिटी नहीं हो सकती कि वेदर ये सही है या गलत है। बट उनके हिसाब से फोर्थ ऑब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वो बोलता है कि जो भी इकोनॉमिक्स ये स्टेटमेंट देते हैं उनके हिसाब से वो एक सोल्यूशन है उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। एनीवेज, आप इसको पढ़ लें, जो भी टेक्स्ट आप रेफर कर रहे हैं उसको आप एक बार डिटेल में पढ़ लें। नहीं समझ में आया डायल करें, समस्या का हल पाए। तसल्ली बख्श कहते हैं, तसल्ली से काम किया जाएगा, तसल्ली से आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। तो कुछ बेसिक डेफिनेशन है इकॉनमी। व्हाट इज एन इकॉनमी? इकॉनमी कुछ नहीं है कि एक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, नॉट दैट इजी टू डिफाइन, बट एक सिस्टम हम कहें, एक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम है, या एक अभी मेरे दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा, बट एक सिस्टम है जिस जो आपको एक
ऐसा सिस्टम है जिससे लोग अपनी अर्निंग अर्न करते हैं। तो अगर डेफिनेशन पढ़े तो इट सेज इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। तो मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ कि पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न देयर लिविंग। टीचर्स गो टू स्कूल, डॉक्टर्स गो टू हॉस्पिटल, फार्मर्स गो टू देयर फील्ड and industrialists go to their industries. The nature and level of economic activities performed by people in an area would reveal a system by which people of that area earn living. This system is called economy. तो जिस एरिया में वो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे भी उनका जो स्ट्रक्चर है, जिसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं जस्ट टू अर्न देयर लिविंग, उसको उस एरिया के लिए हम बोलेंगे वहाँ की इकॉनमी है। देखिए दो एग्जाम्पल हैं इसमें, सिंपल इकॉनमी एंड कॉम्प्लेक्स इकॉनमी। आई थिंक हम ऑलरेडी ये लेक्चर काफ़ी लंबा कर चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपको मैं ये कॉन्सेप्ट अगर मैं करा देता हूँ तो हमारा कितना बचता है, तो आई थिंक हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल देके ख़त्म करता हूँ। देखिए सिंपल इकॉनमी क्या होती है। एक सेकेंड आप मुझे दें, मैं जरा कोर्स में आपका क्या रहता है। चलिए मैं टेक्स्ट रीड करता हूँ आपके लिए सो दैट आपको एक फ्लो आए, नो मैटर व्हाट द टाइम इज, बट ठीक है। एन इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी एक इंडिविजुअल केपेबल नहीं होता कि वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि उसको रिक्वायर्ड है वो सारी प्रोड्यूस कर पाए। विच ही नीड्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। ऑब्वियसली आप जो भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं उसका कोई ना कोई खरीदार होता है, क्योंकि उनको अपनी डिमांड सेटिस्फाई करनी है। ही डिपेंड्स अपॉन अदर्स, जिसके लिए वो बाकी लोगों पर निर्भर करता है। इफ़ यू आर अ टीचर तो क्या होगा, स्टूडेंट डिपेंड अपॉन यू फॉर देयर एजुकेशन। तो आप पे कौन डिपेंड होगा, स्टूडेंट। ऑन द अदर एंड डिपेंड अपॉन अ बेकर फॉर द ब्रेड। ऑन द अदर एंड क्या होता है, आप किसी हो सकता है किसी एक बेकर पे डिपेंड हो आपकी ब्रेड के लिए, एंड सो ऑन। तो इसी तरह से टेलर हो सकता है आपके कपड़े सिलने के लिए, जिस पे आप निर्भर होते हैं। एक मेड हो सकती है आपके डोमेस्टिक हेल्प के लिए। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिस पे आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। दस म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट आप कहेंगे फैक्टर है विच इज इंटरडिपेंडेंस। और इस म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस के कारण ही आपके बीच में एक्सचेंज होता है। बिकॉज हम अब बार्टर इकोनॉमी में तो है नहीं, यहाँ पे आपने मुझे आटा दिया, मैंने आपको चावल दे दिया और हमारा दोनों की ज़रूरतें सेटिस्फाई हो गई। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज है अवेलेबल है, इसलिए हम म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस लीड्स टू एक्सचेंज। हमारी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस जो है, क्योंकि हम केपेबल नहीं है सब कुछ खुद प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमारी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस के कारण हमारे बीच में एक्सचेंज होता है। Accordingly, we can say that mutual interdependence and exchange are the core elements of an economy. It further says a simple economy is the one in which the degree of interdependence and exchange is of a moderate degree. देखिए किस लेवल का आपके बीच में इंटरडिपेंडेंस है और एक्सचेंज है। टेक्स्ट ये बोल रहा है, मैं आपको एक टेक्स्ट की लैंग्वेज पढ़ के दिखाता हूँ। सिंपल इकोनॉमी इज द वन in which the degree of interdependence and exchange is of a moderate degree. तो देखिए moderate क्या है कि वो टेक्स्ट कहना चाह रहा है कि जो इंटरडिपेंडेंस है आपकी आपस में या फिर एक्सचेंज है वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक मॉडरेट लेवल पर है। अब अभी मैं आपको बोल दूं मॉडरेट तो आपको नहीं समझ में आएगा। मॉडरेट होगा, देखिए किसी भी चीज़ को हम बोलें कॉम्प्लेक्स या मॉडरेट, ऑब्वियसली वो इन कंट्रास्ट टू समथिंग एल्स होता है। आप जब तक कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक आप नहीं बोल सकते। मैं कहूँ मैं एक्स बोलता है मैं बहुत लंबा हूँ, बट किसके कंपैरिजन में, वाई के कंपैरिजन में। तो यानी कि जब आप कंपैरिजन करते हैं इंटरडिपेंडेंस के बारे में बात करेंगे, आप बोलेंगे कि स्ट्रक्चर बहुत मॉडरेट है। तो मॉडरेट इन रिलेशन टू विच, इन रिलेशन टू अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको स्टडी करना पड़ेगा, तब आप कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के मुताबिक ये थोड़ा सा मॉडरेट है। ठीक है जी। तो यानी कि जब आप मॉडरेट या कॉम्प्लेक्स बोलेंगे तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन होगा। इसलिए मैं आपको एक बार टेक्स्ट पढ़ा है, देन आई प्रोवाइड यू विद द इंटरप्रिटेशन।
आगे बोलता है सिंपल इकोनॉमी कंट्रास्ट विद कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, अनलाइक इन अ सिंपल इकोनॉमी द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज इन अ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी इज वेरी हाई। ऑन द कॉन्ट्री वो बोलता है कि इसी तरह से, लेकिन ये तो सिंपल इकोनॉमी है, बट जब आप किसी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में जाते हैं तो यही सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फीचर्स ऑफ अ सिंपल इकोनॉमी आर ब्रीफली प्रेजेंटेड एज अंडर। तो ये बोलते हैं सिंपल इकोनॉमी वर्सेस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी बोलते हैं इनकम लेवल ऑफ द पीपल इज लो, वांट्स आर मल्टीपल बट नॉट सो इनॉर्मस। सब चीज़ें बहुत इजीली सेग्रीगेट हो सकती हैं, आपको दिखती भी हैं, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। तो देखिए अगर आप बात करें बहुत छोटी इकोनॉमीज़ की, बहुत छोटे छोटे देश हैं, वहाँ का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हर चीज़ ऑब्टेन करना ईजी है, अंडरस्टैंड करना इंटरडिपेंडेंस और एक्सचेंज सिस्टम जो है वो बहुत इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। बट अब किसी वहीं कहीं आप यूएस से इंडिया या बड़ी इकॉनमीज में चले जाएंगे तो आप देखेंगे स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। आपको सिंपल इकॉनमी और कॉम्प्लेक्स इकॉनमी बस इतना ही रखना है, इंटरडिपेंडेंस और एक्सचेंज वहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे बहुत सिंपल है। वहाँ पे क्योंकि इंटरडिपेंडेंस कब होगी आपकी, बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस तब होगी जब आपकी, और यह एक्सचेंज बहुत ज़्यादा जब होगा जब आपकी इनकम लेवल बहुत वेरी करेगा आपस में, एक कॉम्प्लेक्स इकॉनमी का और एक आपका सिंपल इकॉनमी का। तो इनकम लेवल लो होता है सिंपल इकॉनमी में, वांट्स आर मल्टीपल बट इतनी ज़्यादा भी नहीं होती। सो इट सेज वांट्स आर मल्टीपल बट नॉट सो इनॉर्मस, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज लिमिटेड, डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज मॉडरेट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मॉडरेट होता है सिंपल इकॉनमी में एज कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स। और इसी का ऑपोजिट हो जाएगा, मॉडरेट है तो वहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यहाँ पे लो है तो वहाँ पे हाई हो जाएगा। यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है बट मल्टीपल है बट नॉट सो इनॉर्मस, यहाँ पे इनॉर्मस डिमांड्स होती हैं। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज़ वेरी हाई, वहाँ पे कम होती है, वहाँ पे हाई। तो ज़्यादातर जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स आप रखते हैं वो उसी की कंट्रास्ट में ऑपोजिट वाले पॉइंट्स होते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सो दैट आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब इसमें आगे देते हैं कि क्योंकि ये टॉपिक एनसीईआरटी में भी है कि तीन कैटेगरी हैं अगर आपकी इकॉनमी के, एक है सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी, एक है फ्री इकॉनमी और एक है मिक्स्ड इकॉनमी। देखिए सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी क्या होता है, देखिए अगर आप इसको बात करें पहले इसको बोला जाता है सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकॉनमी, बट आजकल सेंट्रली प्लान्ड बोल देते हैं, या आप बोल सकते हैं इसको कि फ्री इकॉनमी, या फिर आप बोल सकते हैं मिक्स्ड इकॉनमी। देखिए सेंट्रली प्लान्ड होता है कि जहाँ पर, मैं आपको एक सिर्फ आइडिया दूंगा, आप टेक्स्ट पढ़ेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी, सेंट्रली मीन्स सब कुछ एक जगह पर, सेंटर पे एक अथॉरिटी है, वही सब कुछ प्लान करिए और उसी के नीचे सारा स्ट्रक्चर डेवलप है। तो सेंट्रली प्लान्ड मीन्स जब सब कुछ सेंट्रलाइज्ड हो। ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल है बट स्टिल अभी भी एग्जाम्पल है। अगर मैं बात करूँ रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, बहुत सी इकोनॉमीज ऐसी है जो इसलिए मैंने बोला सोशलिस्ट, पहले बुक्स में सोशलिस्ट लिखा होता था। तो सोशलिस्ट मीन्स जहाँ पर सब कुछ सेंट्रली प्लान्ड हो रहा है, एक ही एकाधिकार है, कोई डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटीज़ नहीं होती। नॉर्मली ऐसी इकोनॉमीज को हम बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। फिर आ जाता है फ्री इकोनॉमीज। देखिए जितने बड़े देश हैं, जितने बड़े और आज की डेट में डेवलप्ड देश हैं, वो सब फ्री इकोनॉमीज। आप चाहे यूके उठा लीजिए, यूएसए उठा लीजिए, जर्मनी उठा लीजिए, फ्रांस उठा लीजिए, वहाँ आप देखेंगे सरकार का रोल बहुत 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 लेवल तक रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ पे या कुछ ऐसे सेक्टर्स में जहाँ पर यू डोंट वांट प्राइवेट प्लेयर्स टू गेट इनटू, बिकॉज वो नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज हो सकता है। अदरवाइज बाकी सब एरियाज में आप देखेंगे प्राइवेट प्लेयर्स की या कहेंगे प्राइवेट प्लेयर्स का कब्जा। और फ्री इकॉनमी इसलिए बोला गया है क्योंकि वहाँ पे म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस और एक्सचेंज फ्री है। तो वहाँ पे क्या एक्सचेंज करना है, क्या नहीं करना, आपको पूरे इकॉनमी आपके डिपेंडेंस, आपकी इंटरडिपेंडेंस पे एग्जांपल दे देता हूँ आपको, बेटर रहेगा। देखिए कोई कंट्रोल नहीं है। चाइना जैसी कंट्री में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन है आपके पास, आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। क्या प्राइसेस रखने हैं आपको, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, नो मैटर एक्चुअल। अगर आप फ्री इकॉनमी छोड़ दें तो प्राइसेस कुछ और जाएंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, बड़ा वैलिड एग्जांपल है, बट
आप उसको रिलेट मत करिएगा। जैसे जो अगर हम बात करें ग्लोबली जितने भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज हैं, आज इंडियन करेंसी इन कंपैरिजन टू यूएस गिर रही है या बढ़ रही है, या कोई और करेंसी इन कंपैरिजन टू यूएस डॉलर बढ़ रही है घट रही है, ये दुनिया में चलता है। ये भी डिमांड और उसकी सप्लाई पर, जिस करेंसी की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी उसकी उसकी प्राइसेस भी अप होंगे। जस्ट लाइक वो नवरात्रों में आलू प्याज, ठीक उसी तरह से हर करेंसी की वैल्यूएशंस भी होती हैं। तो क्या होता है अब वहां पर लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिस करेंसी की डिमांड होगी ऑब्वियसली उसी करेंसी की डिमांड होगी जिसकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस होगी। और नॉर्मली आप सब जानते हैं कि यूएस डॉलर की एक्सेप्टेंस ग्लोबली है, तो क्या होता है सबसे ज़्यादा डिमांड यूएस डॉलर की बनी रहती है। यानी कि बट यूएसए भी बीइंग द सुपर पावर वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं करता। रीज़न क्योंकि यूएस खुद अपने आप में एक फ्री इकॉनमी है, तो वो दे बिलीव इन पूरा मार्केट को फ्री छोड़ दिया जाए और जो एक्चुअल सिचुएशन है वही जो होगा वो होगा, जो जो एक्चुअल है वही दिखेगा। तो उसमें कोई भी मैनिपुलेशंस नहीं होती है। अब मैं इसी को इसलिए लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कि अपनी करेंसी के प्राइस को फ्लक्चुएट करता है या मैनिपुलेट करता है। वो आगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अपने एक्सपोर्ट्स को सस्ता करने के लिए वो कंपैरेटिवली अपनी करेंसी को गिरा के रखता है, सो दैट बाकी करेंसीज के एक्सचेंज में मेरा प्राइस कम रहा है और इसी बहाने मेरे जो एक्सपोर्ट गुड्स हैं वो सस्ते पड़े लोगों को। बट एनीवेज आप नहीं समझे, बट इतना भी आप समझ लीजिए कि वो प्राइस को मैनिपुलेट करता है। तो जब मैनिपुलेट करे इट मीन्स इंटरडिपेंडेंस है ही नहीं उसकी किसी पे भी। कारण क्योंकि वो फ्री इकॉनमी में बिलीव ही नहीं करता। तो जो अपनी करेंसी को फ्री इकॉनमी में सर्वाइव अदरवाइज अगर वो छोड़ देगा, आप देखेंगे आज तक की सिचुएशन देखें तो हम एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को, चाइना इज़ ए ग्लोबल प्रोड्यूसर, मोरलेस हर कंट्री में उसके प्रोडक्ट्स जाते हैं। तो अगर वो अपनी करेंसी को पूरा फ्री छोड़ते तो आई थिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंसी है उसकी, बट उसका इम्पैक्ट उसको अपने एक्सपोर्ट्स पे पड़ेगा, इसलिए वो अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता है। यूएसए बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट वन वो फिर भी अपनी करेंसी को मैनिपुलेट नहीं करता, बिकॉज उसने उस चीज़ को फ्री इकॉनमी का पार्ट बना कि ठीक है जो एक्चुअल में होगा वही होगा। ठीक इसी तरह से इंडिया भी फ्री इकॉनमी में बिलीव करता है। तो यहाँ पर भी क्या है, बट इंडिया इज एन एक्सेप्शन, मैं आगे डिस्कस करूँगा। बट आप ये समझे स्ट्रक्चर क्या है। तो चाइना में ऐसा नहीं होता। चाइना में बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल है, टैग्स लगे हुए हैं, कैपिंग है कि आप इस चीज़ को इससे ऊपर नहीं रख सकते, ये चीज़ इतने से ज़्यादा ऊपर नहीं बेच सकते। लेकिन अगर आप उसको एक्चुअल मार्केट कंडीशन के हिसाब से छोड़ दीजिए, मान लीजिए चाइना में नवरात्रे होते होते तो वो देखते हैं कि नवरात्रों में प्याज के दाम गिर जाते हैं या आलू के दाम बढ़ जाते हैं, तो हो सकता है वो आलू के दाम एक रिस्ट्रिक्ट कर देते, नहीं आलू के दाम तो नहीं बढ़ेंगे, इसी प्राइस पे बिकेगा। तो क्या होता है, नवरात्रे आते या नहीं आते, अगर चाइना में नवरात्रे हो रहे होते तो चाइना में आलू के प्राइस वही रहते। बट अगर उसको फ्री छोड़ दिया जाए तो हो सकता है आलू के प्राइस ऊपर या नीचे हो, या प्राइसेस ऑफ अनियंस मे राइज और मे फॉल नवरात्रों के दौरान। तो समझ रहे आप फ्री इकॉनमी क्या होता है, जहाँ पे फोर्सेस को, मार्केट फोर्सेस को फ्री छोड़ दिया जाए टू प्ले, कि जाओ आप, जो एक्चुअल में सिचुएशन है वही हमें दिखेगी। बट सेंट्रली प्लान इकॉनमी या सोशलिस्ट इकॉनमीज में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सब कुछ सेंट्रलाइज्ड होता है। वेयर एज फ्री इकॉनमी यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ऐसी इकॉनमीज में फ्री होता है सब कुछ। यू आर अलाउड टू प्ले योर रोल। आपको जितना बेचना है, जितनी आपकी डिमांड है आप बना सकते हो, बेचो। जो एक लोगों की डिमांड होगी एक्चुअल में वो सप्लाई हो आपकी कितनी है, उसके कंपैरिजन में जो प्राइसेस होंगे वो ज़्यादातर रियल ही होंगे, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होगी। बट कुछ इकॉनमीज ऐसी भी जहाँ पे मिक्स ऑफ बोथ चल रहा है, ये ज़्यादातर आपको दिखेगा उस इकॉनमी में जहाँ पर अभी ग्रोइंग स्टेज पर है देश, या अंडर डेवलप्ड है लाइक, या डेवलपिंग है लाइक इंडिया। तो इंडिया नीदर अ डेवलप्ड स्टेट नॉर अंडर डेवलप्ड। अभी हम उस स्टेज में कि सब कुछ हमने अचीव नहीं किया और बहुत कुछ हम अचीव कर भी चुके हैं, तो इसलिए धीरे धीरे लगाम छोड़ेगी। हाँ ऑब्वियसली वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ फ्री इकॉनमी, और वो आज नहीं तो कल होगा ज़रूर, बिकॉज दैट इज़ द नेसेसिटी। आपको जब डेवलप होना है उसके लिए आपको यू नीड टू बी रेडी टू अलाउ योर मार्केट फोर्सेज टू प्ले देयर रोल। आपको अपनी मार्केट फोर्सेज को फ्री छोड़ना पड़ेगा। आप एक हद तक, आप इंडिया में भी ये सब चीज़ें नहीं होती कि आप प्राइस टैग, हाँ देखिए इंडिया में बहुत सारी चीज़ों पे प्राइस टैग्स लगते हैं। जब आपको लगता है, जैसे अभी
ड्यूरिंग पेंडेमिक आपने देखा होगा बहुत सारी मेडिसिन के प्राइस रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए, जिसको लोग मैनिपुलेट कर रहे थे, इसलिए काला बाजारी ये सब होर्डिंग्स वगैरह हमारे यहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है, ये एक इलीगल एस्पेक्ट हो गया, बट नॉर्मली यहाँ पे अभी भी थोड़ा सेंट्रलाइज्ड और फ्री इकॉनमी का कॉम्बिनेशन चल रहा है, बट वी आर मोर ऑफ अ फ्री इकॉनमी रादर देन ज़्यादा हम सेंट्रली प्लान के करीब नहीं है। हमारे बहुत कम पोर्शन सेंट्रली प्लान है, ज़्यादा जो पोर्शन है हमारा फ्री है, बिकॉज बहुत सारे सेक्टर्स हमारे आज भी रिस्ट्रिक्टेड हैं कि जिसमें फॉरेन प्लेयर्स आ पाएँ, बट धीरे धीरे वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ फ्री इकॉनमी, जो कि बाय द टाइम विल बी अ डेवलप्ड स्टेट, हम एक कंप्लीट फ्री स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑन द कॉन्ट्री यूएसए बीइंग अ फ्री स्टेट, लेकिन आज भी वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो गवर्नमेंट के हाथ में होंगी। तो इकॉनमी को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करें, सेंट्रली प्लान, फ्री इकॉनमी एंड आपका मिक्स्ड इकॉनमी, मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए। तो बच्चों हमने, अगर आप इंट्रोडक्शन की बात करें तो सिर्फ हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी, ये 2 रह गए हैं, और मोस्ट लाइकली नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर भी मैं क्लोज करा दूंगा। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर वुड बी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस वगैरह, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। बट नेक्स्ट क्लास में हम एक रिकैप लेंगे पिछली क्लास का, प्लस क्योंकि मेरा यही ट्रेंड रहता है, मैं जब भी आगे पढ़ाता हूँ मैं पीछे ज़रूर रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि आप आगे दौड़ और पीछे छोड़ करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पूरा ख़त्म कर लेंगे, और फिर वही बात, आपको पढ़ना कैसे, अगर आपको ये डाउट है, देखिए पढ़ना है, थ्योरी सबको पता है, बट मेरे पास एक ही फंडा है, पढ़ना आपको दिल से है। अगर आप सीरियस होकर पढ़ेंगे, अपने लिए पढ़ेंगे, और रट्टा मारने के लिए, पास होने के लिए मत पढ़िए, आप पढ़ने के लिए जब पढ़ेंगे सब्जेक्ट को, एक बार एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बिठा लीजिए, नॉट ओनली फॉर इकोनॉमिक्स बट फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। आप कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ पा रहे, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, चाहे वो आपके टीचर की गलती हो या किसी की भी हो, या आपके एफर्ट्स में कमी हो, बट मेक श्योर कि आप जो भी कर रहे हैं, बिकॉज देखिए आपके पेरेंट्स का एफर्ट लगा है पीछे, टाइम टफ है तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ईजी भी हैं, आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। इतना टाइम किसी को घर बैठकर पढ़ने का नहीं मिला, कोई भी स्टूडेंट कैसे ना कैसे करके अपना कोर्स कवर अप कर रहे होंगे, और आज भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कहीं ना कहीं बैठ के दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। हम जैसे बहुत कम बच्चे होंगे जो शायद नहीं पढ़ रहे होंगे, और बहुत से ऐसे भी होंगे जो दिन रात पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी इन वीडियोस को देख रहे हैं, सो दैट कुछ वैल्यू एडिशन हो जाए। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है कि ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सर्कुलेट करिए, इसलिए नहीं कि मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए, आपकी सक्सेस से बड़ी पॉपुलैरिटी कुछ नहीं होगी, बट एक मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि अगर मेरा छोटा सा भी एफर्ट आपको कहीं भी हेल्प कर पाए, तो मुझे एक मोटिवेशन रहेगा कि मैं नहीं और आगे चल के और बढ़ा के इसको बनाऊँ और अच्छे स्केल पे इसको डेवलप करूँ। तो आप अपने सर्कल में भेजिए, जो आपको लगता है ज़रूरतमंद है, बच्चे जिनके पास एक्सेस नहीं है, बट आजकल सबके पास फ़ोन का एक्सेस है, इसलिए मोर और लेस सब बच्चे पढ़ लेंगे। प्लस मैं अपना नंबर ड्रॉप करूँगा तो बहुत से बच्चों को हेल्प ही रहेगा कि वो पढ़ सकते हैं, अगर वो किसी और तरह से अपने कोर्स को कवर अप नहीं कर सकते। तो मोटिवेशन ज़रूरी है, एप्रिसिएशन ज़रूरी है, इसलिए बच्चों आप पढ़ें, इस टाइम को एक चैलेंज की तरह लें और एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें। आप बिलीव करिए ये टाइम भी निकलेगा, बट जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ना, वो आप देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट और वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। मेरी ऐसी विश है कि आप अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे, यू विल बी ट्रू टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, उनके एफर्ट्स, उनके रिसोर्सेज की तरफ, क्योंकि जिनके पेरेंट्स जॉब में हैं तो वो दे नो कि कितना चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, बहुत सारे पेरेंट्स की सैलरी कट्स भी हो रही हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स पे मैं तो वर्ड यूज़ करूँगा, प्लीज़ दया करें कि अगर वो 1 रुपया डालते हैं तो आप 100 रुपये का एफर्ट दें, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। मेक एवरीथिंग आउट ऑफ इट। जो आपके लिए आपके पेरेंट्स कर सकते हैं वो शायद कोई भी नहीं कर सकता इस प्लानट पे। तो आप कोशिश करें, लाइफ इन्जॉय करें, बर्डन ना लें, इन्जॉय करके पढ़ेंगे, रट्टा बाद में लगाएं, पहले कॉन्सेप्ट समझें और उसके बाद आप धीरे धीरे चीज़ों को लिखना शुरू करें। किसी भी तरह की कभी भी कोई प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे आफ्टर 6:36 PM आप मुझे कॉल कर सकते हैं,
6 साढ़े 6 बजे के बाद। और जितनी प्रॉब्लम्स मैं आपकी सॉल्व कर पाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। इसलिए मेक श्योर कि आप इसको अपने सारे सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट करें। इसी विश के साथ कि आप अपनी टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे, मैं भगवान से यही प्रेयर करूँगा कि आप मेरी इन सारी विशेज़ को पूरा करने में अपने एफर्ट्स पूरी तरह से इन्वॉल्व करेंगे। तो जब तक हम नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तब तक आप अपने पढ़ाई के लिए प्रिपरेशन करें, अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करें। और फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम ये चैप्टर कवर अप कर देंगे पूरा। और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो कि करीबन 4 से 5 मार्क्स आपका कैरी करेगा, और इसका आपको हेल्प आगे भी मिलेगा। तो डोंट थिंक कि आपके 4 मार्क्स ही हैं। ये जो बैकग्राउंड मैंने आपको आज दिया, ये आपको फर्दर लेक्चर्स में भी एज अ बेस काम करेगा, तो ये कई तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपका एटलीस्ट ये 40 मार्क्स तो कवर अप करा दूँ। अदर देन स्टैटिस्टिक्स, आपको इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ख़त्म करा दूँ। प्लस जो आपके फ्रेंड्स 12th में भी हैं, उनके लिए भी मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। क्लास 11th की तो मैं कर चुका हूँ, 12th की इकोनॉमिक्स भी मैं स्टार्ट करूँगा। तो कीप वॉचिंग। और अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में है, तो आप सबको रिक्वेस्ट करिए कि सब्सक्राइब भी करें, सो दैट आपके पास जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।